पिता के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। राम प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू रमा की बातों को बैठे हुए सुने जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। रमा बिना रुके बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से राम प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द की वजह से संभव ना था। इसीलिए डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। राम प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू रमा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो, इनके नखरे खत्म ही नहीं होते। वह यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी रोटी चबाने में असमर्थ हैं, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। राम प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपनी लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए और अपने अतीत में खो गए। राम प्रसाद जी की सरकारी कार्यालय में नौकरी थी। उनके 3 बेटे थे, अखिल, अमित और विजय। तीनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी कमला देवी एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का देखरेख करती थी। मित्रता क्या होती है, यह राम प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखा था। इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वह पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वह कभी भी नहीं बोलते थे और पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वह हर दिन उसके साथ होती थी। समय के साथ उनका उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वह था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। राम प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पति और पत्नी ने पूरे लगन और पूरे सपनों के साथ इस घर को तैयार किया था। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो राम प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान का 2 मंजिला और भी बनवा दिया। उनकी तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटे के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। और अब राम प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिले पर रहते थे। अमित और विजय दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। घर पूरा भरा पूरा हुआ था। रसोई अलग अलग थी। बस त्यौहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राम प्रसाद जी की पत्नी और बहू को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। उधर दोनों को कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, पर यह बात कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कमला जी सब कुछ संभाल लेती थी। कमला जी उम्र के उस दौर में भी चुस्त तंदुरुस्त थी। कुछ ना कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर उन पर निर्भर थी। राम प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने में तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वह अब करूँगा, ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी कमला को हमेशा समझाते थे। पत्नी कमला जरा सा मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी, पर राम प्रसाद जी का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया।
और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। राम प्रसाद जी के तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। और होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने जतन से मकान को बनाया था उसमें अब दरार पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहारों के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सभी बेटे बहुएं अपने अपने घर गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले राम प्रसाद जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वह अब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटे बहुओं की आवाज़ सुनाई दी। वह चुपचाप खड़े हो गए जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीनों के लिए बांट लिया है। छोटी बहू की शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो ही गई थी और कोई चारा ना था। और अब राम प्रसाद जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे के बेटे के पास तो जाना ही है, तो वही इलाज करा देगा। यह सब बातें राम प्रसाद जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, लेकिन वह किसी को यह बात बता नहीं पाते थे। आज राम प्रसाद जी की सब्र का बांध टूट गया। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा खाने को, कुछ गरम, कुछ नरम खाने को हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और रीतू का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको और कुछ तो सूझता नहीं है, इस उम्र में भी खाने को पड़ी है। 2 दिन के बाद छोटी बहू के पास जाएंगे तो वही खा लेना। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और अब मानो जैसे राम प्रसाद जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वह अपने बेटे बहू की अपमान बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। आंखें आंसू से भर गई और वह कैलाश जी के घर चल पड़े। कैलाश जी राम प्रसाद जी के बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर नौकरी तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति थे। दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर राम प्रसाद जी को यह बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही है बच्चों के लिए तो ऐसा क्यों करना और ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था अब कुछ करने का समय आ ही गया है। राम प्रसाद जी ने कैलाश नाथ जी से सलाह मशवरा करके राम प्रसाद जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हो। एक कठोर निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि तीनों बेटे बहुओं के साथ गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन एक निश्चय फैसला कर चुके थे। वह चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहू से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करना पड़े। वह तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती है। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। अपने अधिकारों को तो वह जानती है, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से
आंख मूंद लेती है। सबके जाने के बाद राम प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा परेशानी बताई, कुछ सलाह मशवरा किया और वह वापस आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुएं खुशी खुशी घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबको हैरानी हो गई। छोटी बहू मीना बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अमित और विजय कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी का मकान 50 लाख में बेच दिया गया है और अब वह कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर लगभग 3 करोड़ की थी, पिताजी ने 50 लाख का घाटा क्यों उठाया? सबकी समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा था कि कुछ सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। कैलाश नाथ जी के पास जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे बंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाश नाथ जी ने बताया कि राम प्रसाद जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया। अब वो वहीं रहेंगे। समाचार पूरे परिवार पर सर पर एक पहाड़ गिरने जैसा था। बहुत ही ज़्यादा आग्रह करने पर कैलाश नाथ जी ने पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो बहुत खुश और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। बहुत खुश होकर उनका स्वागत किया और दीपक कहकर किसी को आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही 20-22 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सब ने उसे हैरानी भरी नज़रों से देखा। राम प्रसाद जी ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और दीपक को 3 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। राम प्रसाद जी सबसे बच्चों के बारे में पूछा। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी को हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में दीपक एक ट्रे में 3 प्लेट हलवा लेकर आ गया। सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर राम प्रसाद जी बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी का यह क्या सनक सवार हो गया, लेकिन कारण तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी खुशी से और कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है और आज मुझे यह कहने में कोई भी शर्म नहीं है। उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम तीनों लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और किट्टी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहू से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते
राम प्रसाद जी का गला रुंध गया। तीनों बेटे बहू नजर झुकाकर बैठे थे। राम प्रसाद जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 50 लाख के घाटे में बेचा है। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 4-4 लाख मैंने अपने पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सब सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वह मैंने इसके लिए आश्रम को 25 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है, एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 10 लाख इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा उससे मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। और अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। अब यह सब कहकर राम प्रसाद जी चुप हो गए और आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें। और सामने हलवे की प्लेट को देखकर रीतू सोच रही थी, एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। दोस्तों, जब एक अकेला बाप 5 बच्चों को पाल सकता है, तो क्या 5 बच्चे एक अकेले माँ बाप को पाल नहीं सकते? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत